सो हेलो किड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो आपके लिए वीडियोस बनाया वो आपने देख लिया होगा। कुछ ही दिन बचा है हमारा एग्जामिनेशन को आने के लिए। आई नो आपके अंदर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है, बट पैनिक का कोई बात नहीं। हम एक एक चीज को डील कर रहे हैं और सारा चीज आपके सामने एकदम आसान होने वाला है। आज है हमारा रिवीजन सीरीज का तीसरा वीडियो। अगर आपने पहला 2 वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मैंने आपके लिए 2 टेस्ट लाया है 20 मार्क्स का। अगर आपको जानना है कि आप कितना पढ़ चुके हो और आप कितना एग्जाम रेडी हो तो उस टेस्ट को दीजिए, जैसा कि पेन नोटबुक पकड़ के, और आप देखिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। उसके साथ आपको कुछ नया चीज भी जानने को मिलेगा, तो चैनल में जाके प्लीज चेक कर लीजिए। इसका वीडियो में हम करेंगे हमारा तीसरा रिवीजन, और तीसरा रिवीजन स्पेसिफिकली है प्रेपोजिशंस के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेपोजिशंस कितने इंपॉर्टेंट है और वो एग्जामिनेशन में आते हैं। सो आज का एंटायर वीडियो जो रहेगा हम प्रेपोजिशंस करेंगे। कितना प्रेपोजिशंस आपका राइट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोटबुक अपने पास रखे रहिए। अगर पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना है तो सिर्फ आंसर लिखते रहिए, ताकि आप उसको टैली कर पाए कि आपको ये क्या आता था या नहीं आता था। अगर आता है विच इज वेल एंड फाइन, अगर नहीं आता है देन आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो देखते हैं किसका आज का रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशन करेक्ट होता है। यहां पे मैंने आपको सबसे पहला सेट आपके लिए ले आया है, एक बार आप देख लीजिए। बिना चीट मारे आपको आंसर यहां पे करना है और देखते हैं कि किसका कितना आंसर राइट होता है। सो रिवीजन सीरीज को करते हैं कंटिन्यू और बढ़ाते हैं, हमारे 10 प्रीपोजिशंस को फाड़ने आ जाते हैं। तो क्या लिखा है यहां पे देखो, वी मस्ट अबाइड डैश आवर प्रॉमिस। क्या होगा, वी मस्ट अबाइड बाय आवर प्रॉमिस। तो अबाइड के साथ में हमेशा लगता है बाय। क्लियर है। सेकंड जिसका राइट हुआ है आप वहां पे राइट मार दीजिए। आपने सही किया है तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। नेक्स्ट, शी इज वर्दी डैश प्रेज। तो यहां पे आंसर होगा शी इज वर्दी ऑफ प्रेज। हम यहां पे उनको काबिल मानते हैं तारीफ के, कि वो तारीफ के हकदार हैं। द थीफ एस्केप्ड डैश जेल। जब भी एस्केप का बात आता है तो ध्यान से रखना किसी जगह से वो एस्केप करते हैं। सो यहां पे होगा द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। देखो 3 में से 3 किसका आ चुका है। अगर जिसका आ चुका है वेल एंड फाइन, आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी है। ठीक है, जैसे ही आप प्रैक्टिस होते रहेगा आपके लिए और डिफिकल्ट आते रहेंगे, और आज भी मैं आपको कुछ प्रिपरेशन सिखाते हुए जाऊंगा। नेक्स्ट, आई एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट विद द फर्म। क्या होगा इसका आंसर, आई एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट विद द फर्म। फटाफट बोलो, मैं उस फर्म के साथ एग्रीमेंट में घुसा। सो आई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द फर्म। क्लियर है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस आर फॉन्ड डैश स्वीट्स। बच्चे लोगों को स्वीट्स बहुत पसंद होते हैं। फॉन्ड मतलब कि वहां पे वो प्रिय होना, उन बहुत क्या बोलते हैं, पसंद करना। सो यहां पे होगा चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। प्रैक्टिस सीरीज है, एकदम प्रैक्टिस करना है, सीखते रहना है, ताकि एग्जाम के लिए हम अभी पैनिक ना करें, बस लिखते जाएं, समझते जाएं, करते जाएं। नेक्स्ट, प्लीज फिल दिस बकेट डैश वाटर। सो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बकेट, इस बाल्टी को पानी से भर दो। सो यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दिस बकेट विथ वाटर। किसी चीज को अगर हमें फिल करना है तो यहां पे हमेशा समझना कि हमें विथ लगेगा, कि उस चीज से भरना है। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू इंटरेस्टेड डैश दिस केस। ये एक सवाल पूछा जा रहा है, एक इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि क्या तुम इस केस में इंटरेस्टेड हो। सो आर यू इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्ट के साथ हमेशा लगेगा इन। नेक्स्ट, लेट अस नॉट मेडल डैश अफेयर्स ऑफ अदर। मेडल मतलब कि टांग अड़ाना। तो यहां पे जब भी टांग अड़ाने वाला बात कर रहा है तो वहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड फॉलोड होगा, एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन फॉलो होगा। तो यहां पे होगा, देखो मेडल का मतलब मैंने क्या कहा, टांग अड़ाना। तो यहां पे बोल रहा है हमें चलो हम टांग नहीं अड़ाते हैं किसी और के काम में। द अफेयर्स ऑफ अदर मतलब किसी और के काम में। सो लेट अस नॉट मेडल विथ। मेडल के साथ हमेशा विथ आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर जंप डैश हैस्टी कंक्लूजन। हमें कभी भी कूद नहीं पड़ना है, किसमें, हैस्टी कंक्लूजन में। हैस्टी कंक्लूजन मतलब हड़बड़ा के हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को देख के जज कर लेते हैं, हम किसी को देख के जान लेते हैं अरे ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। तो इतना जल्दी अपने को कंक्लूजन या परिणाम पे नहीं आना चाहिए। सो उसी चीज का ये क्या बोला है, नेवर जंप डैश हैस्टी कंक्लूजन। तो यहां पे है नेवर जंप टू हैस्टी कंक्लूजन। जंप टू का मतलब
डिसीजन पे आना, फैसला करना, निर्णय पे आना, है ना। ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, उसके ऊपर आरोप लगा, किसका? थेफ्ट का। तो जब भी यहाँ पे आरोप लगेगा अक्यूजेशन होगा, अक्यूज मतलब आरोप लगाया जाएगा, तो उसके साथ एक ही प्रीपोजिशन होगा, वो है ऑफ। तो यहाँ वॉज नेग्लिजेंट डैश हर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति उसने नेग्लिजेंट दिखाया, बहुत नेग्लेक्ट किया। सो यहाँ पे होगा शी वॉज नेग्लिजेंट डैश हर ड्यूटी, यहाँ पे नेग्लिजेंस ऑफ हर ड्यूटी। यहां तक समझ में आ गया? तो पहला वाला क्या लगा? शी वॉज नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज। ओके, शी वॉज नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज। ऑफ क्यों लगा? समझ में आ गया इजीली। नेक्स्ट, वी मस्ट गार्ड आवर सेल्फ, वी मस्ट गार्ड आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। किन से? वाइसेस से, वाइसेस मतलब बुराइयां से। सो किसी चीज से बचाना है, सो यहां पे होगा वी मस्ट गार्ड आवर सेल्फ, गार्ड आवर सेल्फ मतलब प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। क्या? डैश वाइसेस, तो यहां पे होगा अगेंस्ट। जब हम अपने आप को किसी चीज से बचाते हैं तब हम यहां पे अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। द कन्विक्ट बेग्ड डैश मर्सी, कन्विक्ट मतलब जो आरोपी है, जो कि दोषी है, जिसको कन्विक्ट कर दिया गया, उसने भीख मांगा। किस चीज के लिए? माफीनामा के लिए, मर्सी के लिए। सो जब भी बेग आएगा, ध्यान से समझना, जब भी बेग आएगा, सो द कन्विक्ट बेग्ड फॉर मर्सी, हम किसी चीज के लिए बेग करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमारा 3 हमने कर लिया, 13 अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका। नंबर 14, डू नॉट इंडल्ज डैश गॉसिप, आपको गॉसिप में इंडल्ज नहीं होना है। इंडल्ज का मतलब होता है वहां पे इन्वॉल्व होना। तो यहां पे लिखा है डू नॉट इंडल्ज इन गॉसिप, इन गॉसिप। और एक चीज याद रखना, बहुत सारे ऐसे जगह भी होते हैं जहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रीपोजिशंस भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जितना प्रैक्टिस दिया गया एकदम प्रैक्टिस कर लो, कुछ ना कुछ तो समझ में आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है? शी वॉज ब्लेस्ड डैश अ सन, जब भी ब्लेस्ड अ सन का मतलब यहां पे बोल रहा है कि वो शी जो है, जो भी ये सब्जेक्ट है, उसको एक लड़का हुआ, ब्लेसिंग दिया गया, ब्लेसिंग के तौर पे उसको एक लड़का, एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। सो शी वॉज ब्लेस्ड विथ, जब भी ऐसा आएगा ब्लेस्ड के साथ विथ ही लगेगा, और उसका मीनिंग होगा कि आशीर्वाद देना। शी वॉज ब्लेस्ड विथ अ सन। याद रखना, सिमिलर टाइप के सिचुएशन और सेंटेंसेस आ गए तो आपको ये प्रैक्टिस काम आएगा। हार्डवर्क इज द की, ये तो बहुत इजी है, ये तो बोलने का बात ही नहीं है, आप तो ये बार बार सुनते हो। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, सक्सेस का चाबी है वो, है ना। तो ये वाला 16 भी खत्म। दे वर डिप्राइव्ड डैश देयर फ्रीडम, डिप्राइव्ड मतलब कि वंचित रखना, उनसे कुछ मिलने नहीं देना, उनसे वंचित रखना। सो जब भी डिप्राइव्ड लगेगा, दे वर डिप्राइव्ड, तो होगा ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। यहां तक हमारा 17 प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, द पुलिस इज इंक्वायरिंग डैश द केस, पुलिस इंक्वायर कर रहा है कोई भी एक केस में। तो जब भी ऐसा बात आ रहा है कि कोई एक केस में इंक्वायर कर रहा है, इन्वॉल्व है, बातचीत चल रहा है, तो वहां पे हमेशा हमें लगेगा इंक्वायरिंग इनटू। यहां पे बहुत लोग का मिस्टेक होता है, देवर इंक्वायरिंग इनटू नहीं लिखते हैं और आंसर गलत हो जाता है। क्लियर है? तो ये वाला हमारा 18 भी खत्म। ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रूम, ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रूम, उसको एक रूम में एंटर करने से मना किया गया है। जब भी ये वर्ड आएगा प्रोहिबिटेड, तो यहां पे हमेशा एक वर्ड फॉलोड होगा, वो है फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ठीक है। सो ये है नंबर 19 भी खत्म। यू मस्ट पार्टिसिपेट डैश स्कूल एक्टिविटीज, यहां पे वो कह रहा है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए स्कूल एक्टिविटीज में, स्कूल एक्टिविटीज में। सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज। 20 थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको यूज करना आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द टाइगर पाउंस्ड डैश द डियर, यहां पे पाउंस्ड का बात कर रहा है, पाउंस कर रहा है मतलब जंप करने का बात कर रहा है। द टाइगर पाउंस्ड डैश द डियर। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, ध्यान से समझना, और उसके ऊपर कोई कूदने का एक्शन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट वो मूव में है, मोशन में है, और फिर उसके ऊपर कोई कूदा, तो वहां पे कॉमन मिस्टेक है, वहां पे हम ज्यादातर ऑन लिख देते हैं। वो वाला गलती कभी मत करना, हमेशा याद रखना। अगर एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर सिर्फ एक चीज रखा गया है, कोई भी एक चीज, तो हम लोग बोलेंगे सरफेस के ऊपर है तो वो ऑन है, ठीक है। द पेन इज केप्ट ऑन द सरफेस, ये जो भी सरफेस है ऑन। अभी अगर ये चीज को कूदा जा रहा है, मतलब मान लो आप एक स्क्रीनशॉट ले रहे हो, एक स्नैपशॉट ले रहे हो, और वो स्नैपशॉट एक मूविंग शॉट है, जो कि ऐसा वो हवा में है और ये चीज मूव हो रहा है, तो वहां पे आपको बताना है कि कैसे। तो इतना बस दिमाग में रखना, मूविंग चीज के ऊपर जब भी जंप होगा, कोई भी मूविंग चीज हो, तो वहां पे हमारा लगेगा अपॉन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द टाइगर पाउंस्ड अपॉन
द डियर, यहां तक क्लियर है। अपॉन समझ में आया क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कूदने का एक्टिविटी हो रहा है। एग्जामिनेशन में मान लो डियर लिखा है, वहां पे लिख देगा मैन ले आएगा जो एक्शन कर रहा है, और वो ट्रेन का बोल देगा मूविंग ट्रेन। तो ट्रेन अगर मूव कर रहा है, कोई इंसान अगर कूदा तो होगा अपॉन। क्लियर है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कूद रहा है तो अपॉन ही होगा। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक चीज हमें पता चल गया कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे कूदने का या उसके ऊपर कनेक्ट होने का चीज को हम अपॉन कहते हैं। नेक्स्ट, मोहन जम्प्ड डैश द रिवर। अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, ये रिवर बोल के बोला गया है, मतलब कभी भी कोई भी वाटर बॉडीज का नाम अगर दिया गया हो, नदी, तालाब, लेक, समंदर, कुछ भी कहीं पानी की जगह है, तो वहां पे हमेशा बोला जाता है जंप करने का। कोई वाटर बॉडीज में याद रखना ट्रिक, उसको हमेशा इनटू ही लगेगा। सो यहां पे होगा मोहन जंप्ड इनटू द रिवर। क्लियर है, समझ में आ गया। कहीं भी पानी देखकर जंपिंग का एक्टिविटी देखे तो इनटू डाल देना। नेक्स्ट, दे रीच्ड ओडिशा डैश 2 days। तो यहां पे देखो रीच्ड मतलब वो लोग पहुंच चुके हैं एक जगह में, ओडिशा, और यहां पे बोला गया 2 days। तो 2 days में क्या होगा, दे रीच्ड ओडिशा विद इन 2 days, दे रीच्ड ओडिशा फॉर 2 days, दे रीच्ड ओडिशा आफ्टर 2 days। क्या होगा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, दे रीच्ड ओडिशा आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद वो वहां पे पहुंचे। ठीक है, अभी यहां पे अगर आपको सेंस विद इन लगा के भी करना है तो भी हम विद इन लगा के भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ऐसे बहुत बहुत जगह होंगे जहां पे मल्टीपल अलग अलग प्रीपोजिशंस लग सकते हैं। वो ये डिनोट करता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपका मैसेज क्या है, पहुंचाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको बोलना होता कि मैं 2 दिन के अंदर पहुंच गया, सो दे रीच्ड ओडिशा विद इन 2 days लिख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट, आई स्टेड इन दिल्ली डैश अ वीक। मैं दिल्ली में रहा पूरे 1 हफ्ता के लिए। सो यहां पे लगेगा फॉर। क्लियर है, क्लियर है। आई स्टेड इन दिल्ली फॉर अ वीक, 1 घंटा के लिए मैं वहां, सॉरी 1 पूरा हफ्ता के लिए वहां पे रहा, तो 24 भी खत्म हो गया। द बॉय हैज बिन मिसिंग, एक लड़का है जो खो गया है का, और डैश संडे, संडे से खो गया है, तो वहां पे लगेगा सिंस। देखो अब यहां पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। कभी भी एक टाइम का अगर बात किया जा रहा है, ध्यान से समझना, मैं इस साइड में बता रहा हूं ना, अगर कोई भी समय का स्टार्ट दिया गया है, ध्यान से एकदम समझना, और वो समय का एंड दिया गया है, कोई भी टाइम अगर स्टार्ट और एंड दोनों दिया गया, उसका मतलब अगर मान लो जैसे यहां पे हम लोग लिखे, यहां पे लिखा है अ वीक, तो हमें पता है अ वीक एक कंप्लीट टाइम पीरियड है जिसका स्टार्ट भी है जिसका एंड भी है। तो ये है मान लो संडे और ये खत्म हुआ सैटरडे, तो पूरा एक राउंड वो चक्कर मार के आया, तो पूरा 7 दिन हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है। ऐसे सिचुएशन में जहां पे जिस टाइम का हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है वहां पे हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। क्लियर है। अगर हमें सिर्फ, दूसरा केस में क्या है, अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पता है मगर एंडिंग नहीं पता, तब वहां पे हम लगाएंगे सिंस। इसका मतलब समझ रहे हो ना कैसे टाइम को हम यूज कर रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा था, बॉय हैज बीन मिसिंग, सिंस क्यों लगाए, क्योंकि संडे वो स्टार्टिंग डे बोल दिया है कि संडे से गायब है, मगर कब तक गायब है या वो कब मिलेगा, वो टाइम कब खत्म होगा नहीं बताया गया। सो यहां पे हमारा लगेगा सिंस। सिंस कब लगता है समझ में, तो अगर एक टाइम है, उस टाइम का स्टार्टिंग और उस टाइम का एंडिंग अगर दिया गया है, सो हम वहां पे लगाएंगे फॉर। जैसे मान लो 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 साल, 20 साल, फॉर। अगर सिर्फ स्टार्टिंग दिया गया है और एंड कब होगा हमें नहीं पता, तब हम वहां पे लगाएंगे सिंस। जैसे जनरली एक सवाल आपको पूछा जाता है ना, आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, एक साल का नाम देंगे, सिंस, वहां से सिंस। समझ में आ रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो मतलब यहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया होता, उस केस में हम लगाएंगे सिंस। आई होप ये क्लियर है, आई होप आपको सीखने को ये चीज मिला। नेक्स्ट, डिवाइड द मैंगोज डैश 2 चिल्ड्रन। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, जब कभी भी कुछ भी डिवीजन हो रहा है या काम हो रहा है, अगर वो 2 लोगों के बीच में है, 2 पार्टी, 2 यूनिट, तो कोई भी टीम के बीच में, तो वहां पे हमेशा लगेगा बिटवीन। बिटवीन, यहां पे क्या काम हो रहा है, डिवाइड का काम हो रहा है, किनके बीच, 2 बच्चों के बीच, तो होगा बिटवीन। मैंने उसके साथ और क्या कहा था, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो द 4 सिस्टर्स, देखो यहां पे पहले ही बोल दिया, द 4 सिस्टर्स, उनके बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, डैश देमसेल्व्स, तो यहां पे होगा अमंग देमसेल्व्स।
क्लियर है? तो यहां पे क्लियरली हमें वो बता देगा कि क्या दो है या दो से ज्यादा है। अगर दो होंगे तो लगेगा बिटवीन, अगर दो से ज्यादा होंगे तो लगेगा एमंग। क्लियर है? नेक्स्ट, दे सैट डैश हिम। अब यहां पे ऑन मत लिख देना। ऑन मतलब क्या कि वो लोग उसके ऊपर बैठ गए, नहीं हो सकता। तो यहां पे एक वर्ड लगेगा, ध्यान से उसको समझना। ये दो वर्ड 28 और 29 एक ही कैटेगरी के हैं। कैसे? देखो, दे सैट उसके साइड में, उसके बगल में, तो यहां पे होगा बिसाइड। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो ये हो सकता है दे सैट इन फ्रंट हिम, नहीं हो सकता। ऑफ अगर लगा होता तो हम लिख सकते थे, राइट? इन फ्रंट ऑफ हिम, या दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है? तो अभी ये डिपेंड करता है कि हमें बताना क्या होता है, हमें मीनिंग क्या बताना है। बिसाइड हम तब लगाते हैं BESIDE जब हम अपना अगल बगल का बात कर रहे हैं। ये है मेरा एक साइड और ये है एक साइड। अगर कोई साइड में मेरा कोई लोकेशन है, कोई रह रहा है और या कोई खड़ा है, तब मैं कहूंगा। कोई सामने है तो नहीं, कोई पीछे है तो नहीं। अगर कोई साइड में है, अगर मुझे उनका पोजीशन बताना है तो मैं बोलूंगा बिसाइड। क्लियर है? दूसरा, ये वर्ड में देखो बिसाइड लगा है, अगर आप BESIDE लिखे हो उसका मतलब होता है अगल बगल, राइट लेफ्ट साइड, है ना? अगर उसमें हम एक एक्स्ट्रा एस लगा देंगे तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये डैश बीइंग फाइंड दे वेर इम्प्रिजन्ड। दो चीज सिमिलर नेचर का हो रहा है, एक तो फाइन पड़ रहा है और एक बेचारों को जेल भी हो गया। सो मैंने कहा था ना, जब दो सिमिलर नेचर की चीज एक के साथ एक दूसरा होंगे तो तब वहां पे लगेगा बिसाइड्स, BESIDES, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है एक के बाद एक और, एडिशन टू। एक चीज हो रहा है सेम नेचर का, दूसरा चीज भी हो रहा है। दो ऑपोजिट नेचर का नहीं हो सकता। कि आप ये नहीं लिख सकते कि यहां पे कि डैश बीइंग फाइंड दे वेर मेड द चैंपियन या दे वर द विनर्स, ऐसे यहां पे नहीं होगा, है ना? हमेशा यहां पे याद रखना कि जब भी बिसाइड्स लगेगा, वो जो दो एक्शन का बात हो रहा है वो दोनों सिमिलर नेचर के होंगे। क्लियर है? जब सिमिलर नेचर के होंगे तो यहां पे लगेगा बिसाइड्स, BESIDES। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आखिरी पार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये वाला कौन लोग कर सकते हैं और किनको पता होता है। द लायन वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश ए गन। यहां पे हमेशा समझना, जब कभी भी एक एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है और वो एक्शन में कोई एक डूअर है, उस एक्शन को किसी ने किया है, तो हमेशा उसके सामने में लगेगा बाय। इस एक्शन में क्या हो रहा है? इस एक्शन में किल हो रहा है। किसको मार रहा है फर्क नहीं पड़ता, मगर एक्शन क्या हो रहा है? किल हो रहा है। तो और करने वाला कौन है? हंटर। हमें उनका रिलेशन पता है, तो उनके सामने हमेशा लगेगा बाय। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। अगर उसी एक्शन को करने के लिए हमने कुछ वेपन या फिर कुछ टूल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो वहां पे लगेगा विथ। वहां पे क्या लगेगा? विथ, क्योंकि उस औजार, उस हथियार, उस चीज के द्वारा वो काम किया गया। सो यहां पे होगा द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर विथ अ गन, विथ ए गन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है, कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना ही करना है, प्रीपोजिशंस अपना स्ट्रांग होता रहेगा।